हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज 3 जनवरी 2021 है। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आता हूं। उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसेंटली विच लैटिन अमेरिकन कंट्री, कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसने लीगलाइज किया है अबॉर्शन को? अबॉर्शन को लीगलाइज करने वाली लैटिन अमेरिकन कंट्री कौन सी है हाल ही में जिसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ये लीगलाइज़ किया है अबॉर्शन को। जो 14 वीक्स तक का अबॉर्शन है, 14 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है, उसको अबॉर्ट करा सकते हैं, उसको अबॉर्ट करा सकते हैं, उसको अब लीगल कर दिया गया है। पहले क्या था कि सिर्फ रेप के केसेस में ही अर्जेंटीना में अबॉर्शन अलाउड था, लीगल था। इस वजह से क्या होता था, जो एमएमआर थी यानी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, यानी कि जो प्रेग्नेंट वीमेन की डेथ थी, उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो अबॉर्शन ही था, क्योंकि इलीगल वेज से इसका अबॉर्शन किया जाता था और इलीगल रास्तों से जब किया जाता तो वो अनसेफ हुआ करता था। तो एमएमआर का बड़ा रीज़न था। इसको देखते हुए 1920-21 से ही कैंपेन चलाया जा रहा था ताकि ये चेंजेस लाए जा सके इस प्रेगनेंसी वाले एक्ट में। तो अब हाल में अर्जेंटीना ने इसको चेंज किया और 14 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को अलाउ किया है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो इंडिया में 2020 से पहले 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन अलाउड था, लीगल था। 2020 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके द्वारा ये जो 20 हफ्ते है इसको बढ़ाकर कर दिया गया, इंक्रीज्ड टू 24 वीक्स। तो भारत में ये 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना लीगली अलाउड है, ठीक है। और लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना ने हाल ही में 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी को लीगलाइज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द लाइट हाउस प्रोजेक्ट, द लाइट हाउस प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। लाइट हाउस प्रोजेक्ट इनमें से कौन से राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, बिहार। बिहार में लाइट हाउस प्रोजेक्ट अभी नहीं चलाया गया है। ये 6 राज्यों में चलाया गया है टोटल। 6 राज्यों कौन कौन से हैं? पहले तो ऊपर के 3 यानी कि झारखंड। झारखंड में भी कहाँ? रांची। गुजरात, गुजरात में कहाँ? राजकोट। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई। उसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ? इंदौर। त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में चलाया गया है। उसके अलावा जो छठा स्टेट है वो है अपना यूपी, वहाँ उसकी राजधानी लखनऊ में। यानी मुख्यतः 4 राज्यों की तो राजधानियों में ही ये चलाया गया है, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा की अगरतला। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, वेस्ट में गुजरात, साउथ में तमिलनाडु और सेंटर की बात कर ले तो झारखंड। झारखंड, मध्य प्रदेश, इन जगह पे ये चलाया गया। 6 राज्यों में ये जो प्रोजेक्ट है द लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये किसके तहत किया गया? तो अंडर ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी चैलेंज, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, इस कार्यक्रम के तहत इसका ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। मिनिस्ट्री कौन सी है? बाई यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री, अर्बन मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं इसमें ही आपको, द लाइट हाउस प्रोजेक्ट है क्या? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है कि 1000 से ज़्यादा फ्लैट, अराउंड 1040 फ्लैट्स बनाए जाएंगे जो कि सस्ते होंगे और जल्दी बनाए जाएंगे। यानी इनकी ड्यूरेशन जो होगी बनने की वो समय कम लगेगा। साथ में ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है इसके द्वारा घर सस्ते होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और सस्टेनेबल होंगे, यानी कि टिकाऊ क्वालिटी के होंगे। और वहाँ के मतलब राज्यों के क्लाइमेट और इकोलॉजी को ध्यान में रखकर ये फ्लैट्स बनाए जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है द लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। इसमें हाउस बनाए जाएंगे, 1000 से ज़्यादा हाउसेस बनाए जाएंगे। सस्ती कीमत के हाउस होंगे, अच्छी क्वालिटी के हाउस होंगे और
जो इसकी बनने की जो ड्यूरेशन है वो कम होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच मूवी विल बी द ओपनिंग मूवी एट द अपकमिंग 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 51वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित होने जा रहा है। कहाँ पर होगा? गोवा राज्य में आयोजित होगा 16 से लेकर के 16 टू 24 जनवरी। 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में 51वां IFFI फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किया जाएगा, शुरू होगा। इसकी जो पहली फिल्म होगी वो पहली फिल्म है अनदर राउंड। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पहली फिल्म या ओपनिंग फिल्म कौन सी है, तो इस फिल्म का नाम है अनदर राउंड। ये डेनमार्क की फिल्म है, डेनमार्क द्वारा बनाई गई है। इसको ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया है डेनमार्क द्वारा। इसी तरह बात करूं, ये मेहरुनिसा मूवी है, ये संदीप कुमार द्वारा बनाई गई है, उनके डायरेक्शन में। ये भी इसी फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी, दर्शाई जाएगी। ये जो फेस्टिवल है ये पहली बार हो रहा है, ये फेस्टिवल जो हाइब्रिड मोड पे हो रहा है। हाइब्रिड मोड सुन के ही आपको समझ आ रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि दो चीज़ों का संगम होगा। क्योंकि कोरोना का काल है इसलिए इसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब इन पर्सन लोग आएंगे और देखेंगे, तो दोनों तरीके से मूवियों का प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर 224 मूवीज़ इसमें प्रदर्शित की जाएंगी, इस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएंगी। इम्पॉर्टेंट आपके लिए याद रखने लायक है, पहली मूवी अनदर राउंड भारत की मेहरुनिसा है संदीप कुमार द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा राज्य में ये आयोजित किया जाएगा फिल्म फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड इज़। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन हैं? तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा नए चेयरमैन और CEO हैं रेलवे बोर्ड के। हाल ही में विनोद कुमार यादव जो पूर्व थे उनकी जगह इनको लिया गया है। विनोद कुमार यादव मैंने पिछले वीडियोज़ में बात करी थी, इनको अवार्ड भी मिला था, एक एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2020 वो इनको मिला था, एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2020। और वो रीज़न उसका ये था, मैंने पिछले वीडियोज़ में वैसे बहुत डिटेल में बताया है। रीज़न ये था कि जो रेलवेज़ में जो इनोवेशन उनके द्वारा किए गए हैं उस उद्देश्य, इस वजह से इनको विनोद कुमार यादव जी को ये अवार्ड दिया गया है। विनोद कुमार यादव जी के स्थान पे अब किनको बनाया गया? सुनीत शर्मा जी, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 से चार्ज संभाल लिया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO का। सुनीत शर्मा, याद रखना, सुनीत शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि वर्ड सेल आ रहा है इसमें। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल? सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, पता भी होगी आपको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी मैं डिटेल में बात करूंगा। पहले इस आंसर इसका देख लेते हैं कि चेयरमैन कौन बनी है या कौन बने हैं सेल के। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सोमा मोंडल। सोमा मोंडल इसके चेयरमैन बनी हैं सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैंने एक ऑप्शन इसमें सोमा मोंडल भी दिया था, तो यहाँ से भी आप याद रख लो कि ये तो सेल की नई चेयरमैन बनी है, ठीक है। सोमा मोंडल, सोमा मोंडल सेल की नई चेयरमैन बनी है सेल। और ये इन्होंने किनकी जगह इन्होंने ये चार्ज संभाला है? तो अनिल कुमार चौधरी, ये फॉर्मर हैं, यानी कि पूर्व चेयरमैन ये हैं, ठीक है। पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी जी हैं और सोमा मोंडल को अब नई चेयरमैन बनी है। सेल की मैं बात करूं तो आप जानते होंगे कि ये महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनीज़ क्या होती हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो सेल है इसका हेडक्वार्टर जो है वो अपना न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। उसके अलावा मैं बात करूं सेल की तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, जिसमें कि सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा होती है, तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी, 24 जनवरी 1973 को। 24 जनवरी 1973 को इसकी सेल की स्थापना हुई। अब मैंने जो शब्द यूज़ किया था महारत्न, कि सेल एक महारत्न कंपनी है, तो महारत्न कंपनीज़, कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी होगी, इसका कोई क्राइटेरिया तो होता होगा कि किस कंपनी को महारत्न बनाया जाए। तो उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं, उन 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर एक कंपनी फुलफ़िल कर दे तो वो महारत्न की श्रेणी में आ जाती है। क्राइटेरिया नंबर 1,
जो भी 3 क्राइटेरिया मैं बोलूँगा जिसमें से एक की पूर्ति चाहिए, उन तीनों क्राइटेरिया में कंडीशन होगी 3 साल के एवरेज की। 3 ईयर्स एवरेज क्या हो, 3 साल का एवरेज जो नेट प्रॉफिट हो, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट, वो कितना हो, 2,500 करोड़ से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 3 साल का एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर 3 साल का ही एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर वो कितना हो, 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो। तीसरा, ये भी और इसके अलावा तीसरी कंडीशन, 3 साल का एवरेज जो एनुअल नेटवर्थ है, एनुअल नेटवर्थ किसी कंपनी की वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल एक कंपनी कर देती है तो उसे महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, मैं इसमें सिंपल शब्दों में आप याद रख सकते हो, महारत्न 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में कोई एक भी फुलफिल हो जाए काम हो जाएगा। तीनों कंडीशन में 3 साल के एवरेज की बात कर रहा है, इतनी भी ठीक है। अब एक में कर रहा है एनुअल नेट प्रॉफिट, और एनुअल की बात भी सेम है, सिर्फ एक में आपको नेट प्रॉफिट याद रखना, एक में एनुअल टर्नओवर, एक में एनुअल नेटवर्थ। तो नेट प्रॉफिट, टर्नओवर, नेटवर्थ। अब अमाउंट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है महारत्न कौन सी हैं। वर्तमान में प्रेजेंटली कितनी महारत्न कंपनीज़ हैं, तो महारत्न कंपनीज़ की संख्या जो मैं बात कर लूँ आपको बता दूँ, 10 महारत्न कंपनीज़ भारत में इस समय हैं। ठीक है, 10 महारत्न कंपनियों का अगर मैं नाम बता दूँ आपको, तो भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BPCL, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वो तो सारी ही महारत्न हैं, जैसे BPCL, HPCL, IOCL, इंडियन ऑयल, ONGC। ठीक है, ये 5 हो गई। इसके बाद मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड NTPC है, उसके अलावा गैस अथॉरिटी गेल है, उसके अलावा पावर ग्रिड है, इसके अलावा CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड है, और अभी जिस कंपनी की अपन बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, स्टील की, स्टील से रिलेटेड कंपनी है, पावर से रिलेटेड है, थर्मल प्लांट से रिलेटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये 10 महारत्न हैं। उसके अलावा भी कुछ होती हैं क्या, एक नवरत्न भी होती हैं। नवरत्न कंपनीज़ की संख्या जो भारत में है अभी वर्तमान में 14। इसी तरह एक मिनी रत्न होती हैं, मिनी रत्न कंपनीज़ की संख्या भारत में 73 है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, लेकिन महारत्न याद रख लेना ज़रूरी है। कई बार ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। ठीक है, तो वापस से मैं आपको बता दूं, सवाल सिर्फ इतना ही था कि नए सेल के नई चेयरमैन कौन बनी है, तो सोमा मोंडल बनी है। उसके साथ मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर ली, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1973 में ये बनी थी। स्टील से रिलेटेड ये कंपनी है। सोमा मोंडल से पहले अनिल कुमार चौधरी जी फॉर्मर जो चेयरमैन थे सेल के। फिर महारत्न कंपनी है, मैंने बताया सेल। तो महारत्न कंपनियां कौन सी होती हैं उसका मैंने आपको दर्जा बता दिया। 3 साल का एवरेज, एनुअल नेट प्रॉफिट, एनुअल टर्नओवर या एनुअल नेटवर्थ देखी जाती है। उनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। आज की तारीख में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी। इसी तरह नवरत्न कंपनियों की संख्या, इसी तरह मिनी रत्न कंपनीज़ की संख्या। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सेल के बारे में बताया है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको लगता है, मेरे को लगता है आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। हु हैज़ बीन नेम्ड एज ए न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जी नए डेप्यूटी कमिश्नर बने हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो सुनील अरोड़ा जी हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वर्तमान में। ये डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा जी बने हैं। इसके अलावा ये जो बीच के 2 ऑप्शन हैं ये मैंने कल के वीडियो में बताया था कि RBI के डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, दोनों डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। RBI में टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। डिटेल में देखने के लिए पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कौन डेप्यूटी गवर्नर्स है। उसमें से 2 मैंने बता दी यहाँ पर, माइकल देवव्रत पात्रा और महेश कुमार जैन 2 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर नए बने हैं उमेश सिन्हा जी। अब मैं इलेक्शन कमीशन की थोड़ी सी आपको बात कर देता हूँ। चुनाव आयोग,
इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं तो इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक ऑटोनॉमस संस्थान है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त है यानी किसी आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख होगा तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 जो है, आर्टिकल 329 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, चुनाव आयोग से रिलेटेड है। चुनाव किस तरह कराए जाएंगे और कौन करवाने वाली बॉडी होगी, उनकी पावर्स क्या होंगी, क्या फंक्शन क्या होंगे कमीशन के, कमिश्नर्स के वहाँ पे, ठीक है, ये है। इसके अलावा बात करूँ तो क्या ये इलेक्शन कमीशन हमेशा से ही मल्टी मेंबर बॉडी रहा है? तो नहीं। आफ्टर 1989 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी हो गया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर थे। इलेक्शन कमिश्नर हैं जिसमें से, ठीक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये तो बात हो गई इतनी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो इनकी क्या स्टेटस और सैलरी, इनका जो स्टेटस एंड सैलरी जो है वो किसके समान है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान इनकी जो सैलरी है और स्टेटस रहता है वो है। उसके अलावा मैं बात करूं कि इनको हटाने का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल भी वैसा ही है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस तरह हटाया जा सकता है, जैसे प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, वही इनका भी तरीका है हटाने का, ठीक है, प्रोसेस इनका भी वही है। एक चीज़ और इसमें रह गई, इनका टर्म, कितने वर्ष ये काम करते हैं? तो टर्म जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले हो तक की आयु, ठीक है, जो भी पहले हो, ये भी इनका एक बात है। टर्म ये हो गया। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की बात करी, आर्टिकल 324 से 329 में इसका उल्लेख है। भाग की बात करूँ या पार्ट की बात करूँ तो भाग 15 में इसका उल्लेख है इलेक्शन कमीशन का। हाल ही में डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया श्री उमेश सिन्हा जी को। ये सवाल था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ मेड चेंजेस इन इट्स नेशनल एंथम? किस कंट्री ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय गान में कुछ चेंजेस किए हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में चेंज किया है। कहाँ चेंज किया है? सेकंड लाइन जो इनके राष्ट्रगान की है उसमें चेंज किया है। तो इनके राष्ट्रगान का कुछ नाम है। इनके राष्ट्रगान का नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, ये इनके राष्ट्रगान का नाम है, जो कि 1878 में लिखा गया था। 1878 में लिखा गया था, लेकिन इसको जो ऑफिशियली इसको एंथम माना गया 1984 में। ऑफिशियल एंथम 1984, ये 1878 में लिखा गया था, लेकिन 1984 में इसको ऑफिशियल दर्जा प्राप्त हुआ था। इस राष्ट्रगान का नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। अच्छा, ये सेकंड लाइन में जो मैंने चेंज बताया, इसमें चेंज क्या हुआ है? पहले जो लाइन थी वो थी फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो ये जो यंग शब्द है इसको हटाकर अभी जो शब्द यूज़ किया गया है वो है वन। फॉर वी आर वन एंड फ्री, ठीक है, यंग की जगह वन शब्द हटा है, तो ये हटा है और ये जुड़ा है, ठीक है। चेंज तो ये हुआ है। भाई ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी कि एक शब्द से ही इतना फ़र्क पड़ रहा था? तो इसका एक मुख्य कारण ये है, यंग शब्द का मतलब होता है युवा। अब इससे ये लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत ही नया देश है, कोई इस एकदम नया पनपा कोई राष्ट्र है, जबकि जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो इतिहास है वो 50,000 साल पुराना इतिहास है। 50,000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री है इनकी। 50,000 साल पुराना इतिहास है। ये एक शब्द उनको ये प्रूव कर देता है कि इनका इतिहास 50,000 साल पुराना नहीं, अपितु सिर्फ इतना पुराना है जब ब्रिटिश लोगों ने उन पर कॉलोनाइजेशन उनको कर दिया, उपनिवेश बन गया, तब से ही उनका इतिहास शुरू हुआ है। इसलिए इनका इस चीज़ का काफ़ी विरोध हो रहा था। इस वजह से सरकार ने यंग शब्द को हटाकर वन शब्द जोड़ा है। ओके, सवाल समझ में आ गया, उत्तर भी समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया उत्तर है।
सेकंड लाइन में चेंज किया है, यंग शब्द को हटाकर वन शब्द किया है। कारण ये आपको पता चल गया कि क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। रिसेंटली श्री शांतनु मोहपात्रा पास्ड अवे। श्री शांतनु मोहपात्रा का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस चीज़ से जुड़े हुए थे? तो सही उत्तर जो है वो म्यूज़िक से। ये म्यूज़िक कंपोज़र थे, म्यूजिशियन थे, ये उड़िया म्यूजिशियन थे, यानी उड़िया भाषा में ये म्यूज़िक लिखा करते थे, म्यूज़िक कंपोज किया करते थे। और म्यूज़िक डायरेक्टर के पद पे भी ये म्यूज़िक डायरेक्टर का काफ़ी इन्होंने काम किया एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। ये पहले उड़िया कंपोज़र थे, उड़िया म्यूज़िक कंपोज़र थे जिन्होंने जो बॉलीवुड के फेमस उस समय के लेजेंड्स थे, जैसे कि लता मंगेशकर जी थी, मोहम्मद रफ़ी थे, मन्ना डे थे, उनके साथ इन्होंने काम किया था। ठीक है। इसी तरह की हिंदी, बंगाली, असमिया, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने वाले पहले उड़िया म्यूजिशियन थे श्री शांतनु मोहपात्रा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली थाउबाल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? थाउबाल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का अनावरण या इनॉग्रेशन किया गया था, और इनॉग्रेशन किया था श्री अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री थे। थाउबाल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, या इसको ये कह दो थाउबाल डैम या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसका इनॉग्रेशन किया गया है, इम्फाल में ये किया गया है। जो ये इसका एम जो रहेगा कि उद्देश्य क्या है, तो एम एक ही है कि जो भी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ के खेतों को, तो वो प्रोवाइड की जा सके। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ इसका एम रहेगा। इसके बाद अलावा मैं बात करूं कि यहाँ की ये जो थाउबाल रिवर पर ये बन रहा है, तो थाउबाल डैम कौन सी नदी पे बन रहा है? नाम भी सेम है, थाउबाल नदी। अब ये थाउबाल नदी क्या चीज़ है, कहाँ है? तो थाउबाल नदी ट्रिब्यूटरी है एक रिवर की। कौन सी रिवर की? इम्फाल नदी की ये ट्रिब्यूटरी है थाउबाल रिवर। ठीक है। ये जो थाउबाल नदी है, इस कहाँ से ओरिजिन होता है? इसका ओरिजिन की मैं बात करूँ थाउबाल रिवर का, तो ये जो उखरूल पर्वत श्रृंखला है या हिल रेंजेस ऑफ उखरूल, वहाँ से ये निकलती है, ओरिजिन वहाँ से होता है इसका। ठीक है। तो ये है थाउबाल डैम या थाउबाल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसको कि मणिपुर राज्य में अनावरण या लॉन्च किया गया है श्री अमित शाह जी द्वारा। इम्फाल जो राजधानी है मणिपुर की, वहाँ पे ये शुरू किया गया है ये प्रोजेक्ट। उद्देश्य है इरिगेशन की फैसिलिटीज़ देना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 63rd फाउंडेशन डे? 63वां फाउंडेशन डे कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपना सेलिब्रेट किया है? तो सही उत्तर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2021 को मनाया, 63वां, यानी कि इस्टेब्लिश ये कब हुआ? 1958 में। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ तो इतनी फैसिलिटीज़ भारत के पास नहीं थी, तो जब DRDO की स्थापना हुई तो सिर्फ उसके पास सिर्फ 10 लैब्स थी, और वो बेसिकली काम ये कर रही थी जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको डिज़ाइन और डेवलप करना इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। टू डिज़ाइन एंड डेवलप डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वो उस समय की थी। आज की डेट में तो DRDO इतनी फील्ड में घुस चुका है, एरोनॉटिक्स है, कोई कॉम्बैट व्हीकल्स बनाना है, आर्मामेंट्स बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशंस है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हुई, नेवल सिस्टम हुआ, कंप्यूटिंग हुआ, एडवांस कंप्यूटिंग हुआ, साइबर टेक्नोलॉजी हुई, लाइफ साइंस हुई। तो इतनी फील्ड में DRDO घुस चुका है जिससे कि भारत की कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी इजाफा हुआ है। अभी इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर G. सतीश रेड्डी। डॉक्टर G. सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है।
तो DRDO ने हाल ही में अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2021 को ये मनाया गया। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय 10 लैब से DRDO ने शुरुआत की थी और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो हैं जी सतीश रेड्डी हैं और जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दिनों के मुकाबले हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट आपको 2 से 3 जानकारियाँ मैंने ऐसे दी हैं जो आपको स्टैटिक जीके में बड़ा यूज़फुल रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस